हाय ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 4 जजमेंट पढ़े थे, जिनमें पहला था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर डिटेंशन एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, तो उस डिटेंशन से आपके मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते। ओके। दूसरा था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसमें ए के गोपालन वाले अपने निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो इनवैलिड है। इसके बाद हमने तीसरा वर्डिक्ट पढ़ा था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो संवैधानिक पीठ थी, उसने 4-1 की बहुमत से ये निर्णय दिया कि जब इमरजेंसी लागू है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस रिट दायर करने का आपका अधिकार छिन जाता है, वो आपके पास नहीं रहता। इसको पलट दिया गया केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के केस में। ठीक है, 9 जज की बेंच ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला को ओवर रूल कर दिया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ये 4 वर्डिक्ट हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे 5वां वर्डिक्ट, और अभी हमारा टॉपिक है अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या मूल अधिकारों को चेंज किया जा सकता है, तथा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचे की अवधारणा ये क्या थी, ये हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा 5वां और आज का पहला वर्डिक्ट है शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1952 में ये केस आया। केस क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस क्यों गया, आपको पता है कि आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रोसीजर दिया गया है और 3 प्रकार से संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। एक प्रथम में ये कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता और सिंपल लॉ की तरह उन्हें उनके संशोधन को पारित कर दिया जाता है। दूसरा ऐसा है जिसमें कि साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा ऐसा है इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तथा राज्यों आधे से ज़्यादा 50% ज़्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। ये सब आर्टिकल 368 में दिया है। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की जो संसद की शक्तियां हैं वो बहुत वाइड हैं, तथा इन शक्तियों में पार्ट 3 में, संविधान के पार्ट 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनने की शक्ति भी शामिल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान संशोधन की इतनी विस्तृत शक्ति है कि वो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को भी छीन सकती है। दूसरी बात क्या कही गई, आर्टिकल जो 13 है संविधान का, उसमें लॉ की डेफिनेशन दी गई है कि लॉ, और उसमें जो लॉ की डेफिनेशन है, अगर वो लॉ जुडिशियल रिव्यू में युक्त नहीं पाया जाता तो जुडिशियल रिव्यू में उस लॉ को खारिज किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि ये जो संविधान संशोधन का एक्ट है, ओके, अमेंडमेंट एक्ट है, ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है ना, तो लॉ की डेफिनेशन में आता ही नहीं। ये बातें इसमें कही गई। आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि संविधान संशोधन की पार्लियामेंट की असीमित शक्तियां और वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, छीन सकती है, ये कहा गया। ये सेम व्यू फिर सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में भी यही कहा। ये एक और मुकदमा है सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965, उसमें भी सेम व्यू रखा कोर्ट ने। ओके। इसके बाद एक आया गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया जो उसने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस में लिया था, और इसमें 11 जजों की संवैधानिक पीठ थी। तो 6 से 5 की मेजोरिटी, 6-5 की मेजोरिटी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 368 के अंतर्गत जो आप संविधान संशोधन एक्ट या बिल लाते हैं वो आर्टिकल 13 में दिए गए लॉ की परिभाषा में आता है, तथा विधायिका को
संविधान संशोधन के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनने या उन्हें कम करने की शक्ति नहीं है। तो ये बिल्कुल पलट दिया, 180 डिग्री पलट दिया इन्होंने पुराने अपने डिसीजन को। इसके बाद फिर केस आया बड़ा ही फेमस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती कौन थे? एक मठाधीश थे, साधु थे। इनका ये केस आया। इसमें आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन हुआ। 13 जजों की ये पीठ थी जिसने 7-6 की मेजोरिटी से डिसीजन दिया और इन्होंने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अपने निर्णय को फिर से बदल दिया और इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन का जो एक्ट है वो आर्टिकल 13 में दी गई लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता तथा संविधान को संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की, उसमें भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। ये इन्होंने कहा कि नहीं, ये संविधान संशोधन की असीमित शक्ति संसद के पास है, ये मूल अधिकारों को भी संशोधित कर सकते हैं तथा ये संशोधन का जो बिल लाएंगे वो आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन उसमें नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस केस में हुई, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल धारणा, मूलभूत ढांचे की अवधारणा सामने आई। इसमें इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की संविधान संशोधन की असीम शक्ति है, वो मूल अधिकारों को भी चेंज कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल बेसिक ढांचा है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो संविधान संशोधन के द्वारा भी चेंज नहीं किया जा सकता। और इन्होंने मूल ढांचे को डिफाइन नहीं किया, कोई इसकी परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा कि केस टू केस बेसिस पे वो बताया जा सकेगा कि ये चीज़ मूल ढांचे में आती है कि नहीं आती। तो ये बड़ा ही लैंडमार्क, सबसे बड़ा जजमेंट मुझे अभी जितने भी जजमेंट हैं उसमें ये सबसे बड़ा जजमेंट लगता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके बाद बहुत सारे डिसीजंस के लिए इसने रास्ता खोल दिया। अब फिर 1975 में क्या हुआ कि मैंने आपको पहले बताया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको चुनौती दी गई राजनारायण द्वारा और उस पर हाई कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल स्टे दिया। तो इंदिरा गांधी सरकार 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 39वां संविधान संशोधन विधेयक लाई, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल 39A जोड़ा। और इस आर्टिकल के दौर में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर है, उनका जो चुनाव है वो जुडिशियल स्क्रूटनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की स्क्रूटनी से बाहर है। ये ऐसा इन्होंने जोड़ दिया आर्टिकल 39A में कि इन चारों की आप चुनाव की जुडिशियल स्क्रूटनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कर सकते। तो ये किस लिए था? ये अपने इलेक्शन को बचाने के लिए कि इंदिरा गांधी का जो केस है उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो जो मूल धारणा है, बेसिक ढांचा की, जो संविधान की बेसिक ढांचे की जो अवधारणा है, ये तो उसको विपरीत है, ठीक है ना, क्योंकि जुडिशियल जो रिव्यू है या जुडिशियल स्क्रूटनी है वो तो मूल धारणा के अंतर्गत आता है, बेसिक ढांचे के। तो इसलिए कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इस क्लॉज को जो उन्होंने ऐड किया था, ठीक है, जो ऐड किया क्लॉज 4 329A में, इसको हटा दिया, ठीक है। इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स केस। ये क्यों आया? अब सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार ने, उन्होंने एक 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाए 1976 में, जिसमें कहा गया कि जो भी संविधान संशोधन विधेयक हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, ठीक है, और पार्लियामेंट को असीमित क्षमता है संविधान संशोधन की, ठीक है। ये उन्होंने एक बिल लिया है संविधान संशोधन विधेयक की, हमारी क्षमता असीमित है और जो हम संविधान संशोधन विधेयक हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने 4-1 की मेजोरिटी से इसको फिर स्ट्रक डाउन किया। कोर्ट ने कहा कि ये तो जो हमने मूल ढांचे की अवधारणा दी है, जो बेसिक ढांचा संविधान का, उसके विपरीत है। इसलिए तो इसने कहा कि लिमिटेड विच इटसेल्फ इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, वो असीमित नहीं है, सीमित है, और ये मूल धारणा के अंतर्गत है, मूल ढांचे की अवधारणा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया इस जजमेंट से कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है ना संविधान, वो सर्वोच्च है, न कि पार्लियामेंट।
ओके, ये क्लियर हो गया इस केस से मिनर्वा मिल से। इसके बाद फिर एक और केस आया इसी मुद्दे पर, आईआर कोएलोस केस 2007 में आया। इसको 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं और इसमें जज भी 9 थे। 9th शेड्यूल केस क्यों कहते हैं आपको पता है, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। शुरू में 8 अनुसूची थी जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, फिर सरकार ने एक 9वीं अनुसूची बनाई शुरुआत में ही। कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को और कुछ कानूनों को इसमें सूची में डाला गया और ये व्यवस्था की गई कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए उनकी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। इसमें कोर्ट ने कहा कि हमने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस दिया था जिसमें हमने मूल ढांचे की अवधारणा दी थी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता इससे मूल ढांचा प्रभावित होता हो, ऐसा कोई संविधान संशोधन विधेयक आप नहीं ला सकते। तो इन्होंने कहा कि अप्रैल 24 से पहले 1973 से पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए थे उनका जुडिशियल रिव्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन 24 अप्रैल 1973 वाले दिन और उसके बाद जो भी कानून इसमें डाले गए हैं उनमें किसी का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये कोर्ट ने कह दिया, ठीक है ना। और कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा विधेयक और या कानून जो 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद डाला गया है, अगर वो मूल ढांचे की अवधारणा के विपरीत है तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये केस हैं आज के। तो हमने आज कितने केस पढ़े, आज हमने पढ़ा, पहला केस था हमारा शंकरी प्रसाद जिसमें कहा गया है कि असीमित पावर है पार्लियामेंट की, संसद की, संविधान संशोधन की, और वो मूल अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है, छीन सकती है, ठीक है। और इसकी ये जो एक्ट है इसमें संविधान संशोधन का, ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। ये पहला केस था। इसके बाद सेम केस सज्जन सिंह मामले में दोहराया गया, सेम वर्डिक्ट, लेकिन गोलकनाथ मामले में इसको उलट दिया गया। गोलकनाथ में कहा गया कि नहीं, ये असीमित पावर नहीं है, ये जो संविधान संशोधन विधेयक आप लाएंगे ये लॉ की डेफिनेशन में है तथा आप मूल अधिकारों को नहीं छीन सकते। इसके बाद फिर तीसरा वर्डिक्ट हमने देखा केशवानंद भारती, इसमें कहा गया कि हाँ, असीमित पावर है संसद की चेंज करने की, वो मूल अधिकारों को भी चेंज कर सकती है तथा इसका जो अमेंडमेंट बिल एक्ट लाया जाएगा वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते, सब ठीक है, लेकिन मूल ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद राजनारायण केस आया जिसमें उन्होंने 39A लगाने की कोशिश की, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उसका जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट द्वारा। उसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो मूल ढांचे के धारणा के खिलाफ है, तो इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके बाद आपका मिनर्वा मिल्स केस आया। वो क्यों आया? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम जो संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती, ठीक है, और हमें असीमित पावर है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी पावर सीमित है, संविधान संशोधन की आपकी पावर मूल ढांचे की जो अवधारणा है उसके द्वारा सीमित है। और क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वो तो मूल ढांचे की धारणा है उसके अंतर्गत आता है, वो तो हमारा जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक ढांचे में है, तो इसलिए उन्होंने इस 42वें संविधान संशोधन विधेयक को भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद आईआर कोएलो वाला केस आया। इसमें कहा गया कि जिस दिन केशवानंद भारती का केस सुनाया गया था 24 अप्रैल 1973, उसके बाद से 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनी से सेफ नहीं है, उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है और अगर उनमें से कोई भी मूल ढांचे की अवधारणा के विपरीत पाया जाएगा तो उसे स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। ये हमने आज 5-6 वर्डिक्ट पढ़े। अभी हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने कहा कि न्यायिक संविधान की बुनियादी विशेषता और 9वीं अनुसूची में कैसा अधिनियम सम्मिलित करना जिससे या उस केस को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय माना गया। 9वीं अनुसूची की बात आ गई, आईआर कोएलो बनाम दिस, ठीक है। ये पिछली बार यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं। उसके बाद संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त निरस्त करने के लिए नहीं कर सकती। कौन से मामले में? इंदिरा साहनी नहीं, विशाखा नहीं, चंपक दोराइजन नहीं, तो कौन सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संसद किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती तो संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किसमें था? कॉमन कॉज में नहीं, रिजर्व बैंक में नहीं, मेनका गांधी में नहीं, केशवानंद भारती में यस। फिर 1973 में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को दुरुस्त किया? 1973 में कौन सा आया? केशवानंद भारती आया। एक तो ये तरीका है इसको पता करने का। दूसरा,
इससे पिछले वाले में, गोरखनाथ वाले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पार्ट 3 में हम फिर से कुछ और वर्डिक्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।